नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आप जैसा कि देख ही रहे हो, हम रोज एक कक्षा लेते हैं, उसमें कोई ना कोई विषय रखते हैं। आज हम करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी कविता एक गीत। उसके मैं आपको सलाद समझा चुकी हूँ, जीवन परिचय आप कर चुके हो, और आज हम करेंगे एक गीत कविता के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में आएंगे और इस बार तो उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्नोत्तर के साथ साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर से। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम एक गीत कविता के प्रश्नोत्तर। एक गीत, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी का एक प्रेम गीत है, प्रसिद्ध प्रेम गीत है, और इस गीत में उन्होंने प्रेम को विशेष महत्व दिया है। कवि प्रेम को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखते हैं। सुख है, दुख है, गरीबी है, अमीरी है, चाहे जैसी भी जीवन की अवस्था है, वो प्रेम को सबसे अधिक महत्व देते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने इस कविता में भी प्रेम का संदेश दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, एक गीत कविता का उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है। उद्देश्य या प्रतिपाद्य यानी मूल भाव क्या है, कविता लिखने का मूल भाव क्या है, कवि के मन में कौन सा भाव आया कि उन्होंने कविता की रचना की। तो मुख्य मूल भाव है प्रेम। यहाँ कवि ने प्रेम का संदेश दिया है हमको कि जीवन में अगर हमारे प्रेम है तो सब कुछ सुखद है, सरस है, सब मतलब जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रेम और समय के भी महत्व की बात की है कि समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। हमें ही अगर समय के साथ अपनी चाल से चाल नहीं मिलाई तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए कवि ने समय के साथ चाल मिलाते हुए, अर्थात अपने जो दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते हुए प्रेम को विशेष महत्व दिया है कि अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो खुशियां अपार है। इसी कविता में उन्होंने वात्सल्य रस का भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया है एक पक्षी के माध्यम से, कि किस प्रकार मनुष्यों की भांति पक्षियों के मन में भी अपनी संतान के प्रति विशेष प्रेम होता है। जब चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेने जाती है, जैसे ही शाम का समय होता है, उसके मन में ये लगता है कि रात होने वाली है, तो वो तीव्र गति से उड़ती है। उसे अपने बच्चों की याद आती है कि कहीं बच्चे इंतजार ना करें मेरा। तीसरे पद्य में कवि ने ये बताया है कि अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है, कोई सार नहीं है। यहाँ अंतिम पद्य में कवि के मन में वही भाव व्यक्त हुआ है कि उनके मन में उनके घर में कोई उनका इंतजार करने वाला नहीं है, कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा। तो उनके मन में ये विचार आता है कि जब मेरे लिए कोई, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, तो मैं किसके लिए प्रयास करूं, किसके लिए जीवन जीऊं। और ये सोच के उनका मन बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है। तो अंत में मुख्य रूप से हम क्या कहेंगे कि कविता का उद्देश्य क्या है। कवि प्रेम का संदेश देना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। समय के साथ चाल मिलाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें अपने जीवन में प्रेम को विशेष महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। पंथी यानी कि मुसाफिर। यहाँ पंथी किसको माना है, कवि को। एक गीत कविता में पंथी कवि को माना है। कवि के मन में जब अपनी प्रेमिका से मिलने का उत्साह होता है और वो उससे मिलने के उसको लगता है कि उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, और उसको ये भी भय होता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए उसकी मंजिल आने से पहले, और ये विचार जैसे उसके मन में आता है तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, अर्थात उसका उत्साह और अधिक बढ़ जाता है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो हो गया क्लियर आपको ये क्वेश्चन कि पंथी क्या सोचकर, कि कवि के मन में जब ये विचार आता है कि उसकी प्रेमिका उसका इंतजार कर रही होगी और उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन साथ ही उसके मन में ये भय बनता है कि रास्ते में ही कहीं दिन ना ढल जाए, रात ना हो जाए और वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, इसी वजह से उसके कदम और जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी के पंखों में चंचलता क्यों आ जाती है। यहाँ कवि ने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया है पक्षी का, एक चिड़िया का, कि जब पक्षी सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, वो दिन भर बाहर रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो घोंसलों में ही रहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए दाना चुगा लेकर आते हैं, और जैसे ही शाम का समय होता है और तो पक्षियों के मन में ये विचार आता है कि उनके पक्षी उनका इंतजार कर रहे होंगे, भूख से व्याकुल हो रहे होंगे, और वो बार बार अपने घोंसलों से बाहर निकल के उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
जैसे ही ये विचार आता है पक्षियों के मन में तो उनके पंखों में चंचलता आ जाती है, अर्थात वो तीव्र गति से उनको फड़फड़ाना आरंभ कर देते हैं और तेज गति से उड़कर जल्दी से जल्दी अपने घोंसले तक पहुंचना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कवि ने वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव आप समझते हो क्या होता है? जब माता पिता अपनी संतान के प्रति या संतान अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम दर्शाती है वो वात्सल्य भाव होता है। तो यहाँ पर इस पद्य में कवि ने वात्सल्य भाव बहुत ही अच्छा निर्वाह किया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 कि कवि के मन में शिथिलता क्यों आ जाती है? शिथिलता मतलब धीमापन, मंद गति, उसकी गति मंद क्यों हो जाती है? जब कविता शुरू होती है तो कवि के मन में उत्साह होता है, उमंग होता है, वो मिलना चाहता है अपनी प्रेयसी से और वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि मैं पहुंचूं अपने घर। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये विचार होता है कि मैं हूं किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात कवि के मन में एक विचार आता है कि मैं किसके लिए जल्दी जल्दी जाऊं, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, कौन बेचैन होगा, अर्थात उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा, उनके लिए उनके जीवन में कोई नहीं है, उनकी प्रेयसी नहीं है। तो ये विचार करते ही वो सोचते हैं भी मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, किसकी भलाई के लिए मैं कार्य करूं। और जैसे ये विचार आते हैं तो कवि का मन बेचैनी से भर जाता है, अर्थात उनके जीवन में प्रेम नहीं है। और ये विचार आते ही जो उनके कदम बहुत तेज गति से बढ़ते हैं उनके कदमों की गति एकदम धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, क्योंकि उनका मन बेचैन हो जाता है, उनके जीवन में प्रेयसी नहीं है जो उनका इंतजार कर रही है। और ये विचार आते ही कवि के कदम वो धीमी गति पे आ जाते हैं। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसी में हम देखेंगे कि पहला तो कवि का उद्देश्य ही है। आज एक कविता का उद्देश्य क्या है, कवि का मूल भाव प्रतिपाद्य क्या है, तो यही कवि ने कविता क्यों लिखी है, प्रेम को महत्व दिया जीवन में, प्रेम के कारण ही जीवन में सब कुछ है, उत्साह है, उमंग है। अगर प्रेम ना हो तो किसी का भी जीवन खुश नहीं है। तो ये बात बताइए। तो ये तो थे हमारे इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के साथ साथ हमें एमसीक्यू भी करने पड़ते हैं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू भी आते हैं। तो इसके साथ ही हम करेंगे एमसीक्यू। चलिए उसकी तैयारी करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगी एमसीक्यू के साथ मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन दूंगी तो वो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू में मैं करूंगी बेटा, सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूंगी और क्वेश्चन के साथ जो उसका एक उत्तर बनता है वो एक उत्तर बताऊंगी। अगर मैं प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दूं उसके बाद एक उत्तर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न और उसके साथ उसका उत्तर बताऊंगी, आप उसे ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों चलो करते हैं हम शुरू एमसीक्यू। मैंने आपको जैसा बताया था, मैं एक प्रश्न पढ़ूंगी, उसके साथ ही उसका सीधा उत्तर बताऊंगी, उसके ऑप्शन नहीं दूंगी। तो पहला प्रश्न बनेगा हमारा, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1907। प्रश्न नंबर 2 होगा हमारा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ? उत्तर होगा प्रयाग। प्रश्न 3, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस परिवार में हुआ? परिवार यानी कि उनके परिवार के बारे में बताया गया कि कायस्थ परिवार में हुआ है। प्रश्न 4, हरिवंश राय बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? इसका उत्तर होगा काशी में। नंबर 5, हरिवंश राय बच्चन जी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नंबर 6, हरिवंश राय बच्चन जी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की? इसका उत्तर होगा 1938 में। नंबर 7, हरिवंश राय बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? इसका उत्तर होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये प्रश्न आपको पलटकर भी पूछ सकते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी उपाधि ली? तो आप इसका उत्तर दोगे पीएचडी की उपाधि। नंबर 8, हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी का क्या नाम था? उत्तर होगा श्यामा। नंबर 9, हरिवंश राय बच्चन जी ने दूसरा विवाह कब और किससे किया? ये मैंने 2 प्रश्नों का एक ही बना दिया है। इसका पहले एक ये भी हो सकता था कि दूसरा विवाह कब हुआ और एक हो सकता था किससे किया, तो मैंने दोनों का एक ही कर दिया। उन्होंने सन 1942 में श्रीमती तेजी बच्चन जी के साथ दूसरा विवाह किया था। नंबर 10 होगा, हरिवंश राय बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर होगा विदेश मंत्रालय। नंबर 11,
हरिवंश राय बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया? उत्तर 1966। नंबर 12, मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1935। नंबर 13, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके किस काव्य संग्रह से संकलित है? उत्तर है निशा निमंत्रण। नंबर 14, एक गीत कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? उत्तर होगा कवि को। नंबर 15, अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त की गई है? उत्तर होगा पंखों में। अर्थात जब बच्चों के बारे में सोचता है पक्षी तो उनकी चंचलता किस प्रकार प्रकट होती है? वो पंख जल्दी जल्दी से फड़फड़ाने लगते हैं। नंबर 16, मुझसे मिलने को कौन विकल, इस पंक्ति में कौन सा भाव है? उत्तर होगा इसका विहलता का या व्याकुलता का या बेचैनी का। कोई भी अगर ऑप्शन मिलता है वो तीनों ही ठीक होंगे। नंबर 17 होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? तो उत्तर होगा इसका चंचलता। नंबर 18, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? इसका उत्तर होगा प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। अर्थात उनसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है तो वो उनकी निष्ठुरता ही तो हुई, इस कारण वो हताश है। नंबर 19 होगा किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? उत्तर चिड़िया के। नंबर 20, हो जाए न पथ में रात कही सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? उत्तर होगा इसका पंथी यानी कि मुसाफिर, जो कवि को कहा गया है। नंबर 21, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? तो उत्तर होगा इसका नीड़ों से। नंबर 22, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? उत्तर होगा शिथिल, धीमा, मंद। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आप उसी को ठीक करेंगे। नंबर 23, एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? कौन सा भाव है इस कविता में? तो भाव है वात्सल्य भाव, स्नेह प्रेम का भाव। तो बच्चों ये तो थे हमारे एमसीक्यू, और इसके साथ ही आपको मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो में सरलार्थ और कवि परिचय कराया था हरिवंश राय बच्चन जी का, उसको आप अच्छे से करोगे तो भी आपको ये सारे एमसीक्यू तो अपने आप ही याद हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा होगा। और मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, काव्य संग्रह, आत्मकथा और उनके अनुवाद है, उनका तो अलग से प्रश्न बनाया ही नहीं है, वरना बहुत सारे आपके एमसीक्यू हो जाते हैं। इसलिए उनको तो आप वैसे ही याद करोगे, जीवन परिचय क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर वो परीक्षा में आता है। हर साल नहीं तो हर दूसरे साल तो हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय आ ही जाता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से याद करोगे। सरलार्थ अगर आपको अच्छे से याद हो गए तो प्रश्नोत्तर अपने आप याद हो जाएंगे और एमसीक्यू भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, अगर आपने अब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस जो भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।